जय हिंद दोस्तों। आज है 13 अप्रैल 2025। तो आज ही के दिन 1919 में यानी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है 2025 में। और आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग स्मृति दिवस भी 13 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो होता क्या है कि 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों की सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित किया, यानी कि एक कानून पारित किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। दोस्तों, यह एक दमनकारी कानून था जिसका उद्देश्य था भारतीयों का दमन करना और अंग्रेजों के खिलाफ जो आवाज उठ रही थी उसको दबाना। दोस्तों, इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार करने और जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। यानी रॉलेट एक्ट में अंग्रेजों को ये अधिकार मिल गया कि वो बिना मुकदमा चलाए लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं और जेल में बंद कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को बलपूर्वक प्रेस की आज़ादी छीनने का भी अधिकार इस एक्ट में मिल गया था। दोस्तों, जब ये एक्ट भारत में लागू किया गया तो इसका विरोध पूरे भारत में हुआ और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन पंजाब में इसका विरोध काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। तो होता क्या है कि जब लोग रॉलेट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे तो 9 अप्रैल 1919 को दो राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी जब रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था तो इसी दौरान पंजाब के दो बड़े नेता थे सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये बात होती है 9 अप्रैल 1919 को। फिर उसके अगले दिन यानी 10 अप्रैल 1919 को लोगों ने इसका भी विरोध किया कि यानी जो उनकी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के विरोध में भी प्रदर्शन हुए और प्रदर्शन बहुत बड़े पैमाने पर हो गए। तो होता क्या है कि जो विरोध होता है वो हिंसक हो जाता है और इस हिंसा के दौरान कुछ अंग्रेज भी मारे जाते हैं। इसके बाद अंग्रेज भारतीयों से और भी चिढ़ जाते हैं, यानी कि उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहले बताया हुआ है कि जो रॉलेट एक्ट आया था उसके विरोध में भारत में प्रदर्शन हो रहे थे, पंजाब में भी प्रदर्शन हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने विरोध को शांत करने के लिए पंजाब वाले क्षेत्र में यानी जहां पर इसका विरोध हो रहा था वहां पर मार्शल कानून यानी आपातकाल जैसी स्थिति लागू कर दी और सेना का शासन वहां पर लगा दिया, यानी कि सेना उस क्षेत्र को कंट्रोल करेगी। तो विरोध की स्थिति से निपटने की जिम्मेदारी दी गई थी एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर को। तो दोस्तों, जब जनरल डायर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई फिर उसके बाद उसने 13 अप्रैल 1919 को एक फरमान जारी किया, घोषणा जारी की और लोगों से ये कहा कि वो बिना पास के शहर ना छोड़ें। यानी कि अगर वो शहर छोड़ते हैं लोग तो उन्हें पास लेना होगा। पास लेने का मतलब है मंजूरी लेनी पड़ेगी, तभी वो शहर छोड़ सकते हैं। इसके अलावा उसने ये भी घोषणा की थी कि 3 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, जो 13 अप्रैल 1919 का दिन था ये बैसाखी का दिन था। तो इस दिन लोग बैसाखी मना रहे थे, ठीक है। तो जनरल डायर की घोषणा से अनजान लोगों का एक समूह बैसाखी मनाने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित होते हैं। फिर इसके बाद इसी स्थान पर कुछ स्थानीय नेताओं ने भी विरोध सभा का आयोजन किया था, यानी कि कुछ लोग बैसाखी मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और उसी स्थान पर यानी जलियांवाला बाग नामक स्थान पर कुछ वहां के नेता भी एकत्रित हुए थे और उन्होंने वहां पर विरोध सभा का आयोजन किया था। इसी दौरान विरोध प्रदर्शन और त्योहार का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, यानी कि सब कुछ शांति से चल रहा था। लेकिन जब जनरल डायर को ये बात पता चलती है कि जलियांवाला बाग में बहुत लोगों की सभा हो रही है, भीड़ इकट्ठी हुई है, तो उसने ये माना कि जो मैंने आदेश दिया था उसकी अवहेलना हो गई है, लोग उसको मान नहीं रहे हैं। तो वो जलियांवाला बाग नामक स्थान पर जाता है और लोगों को बिना चेतावनी दिए हुए गोलियां चलवा देता है, ठीक है। और जो बाहर निकलने के रास्ते थे उनको भी बंद कर देता है, ठीक है, जिससे लोग वहां से भाग नहीं पाते हैं और कई लोग उसमें मारे जाते हैं। दोस्तों, वहां पर एक
कुआं था तो लोग उस कुएं में भी कूद जाते हैं, लेकिन वो कुआं भी लाशों से भर जाता है। दोस्तों, इस निर्मम घटना में लगभग 1000 लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। लेकिन सरकार ने बहुत कम आंकड़ा बताया था, लगभग 400 लोगों का आंकड़ा बताया था, लेकिन इसमें 1000 के लगभग लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस दौरान मरने वालों में युवा लोग थे, महिलाएं थी, वृद्ध थे, बच्चे थे, सभी लोग शामिल थे जो मारे गए थे। इस निर्लज और कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड से पूरा देश सन्न रह गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस प्रकार की भी घटना घटित हो सकती है। पूरे देश में इस बर्बर हत्याकांड की निंदा होती है, लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं। दोस्तों, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है उसका परिणाम क्या होता है, चलिए देखते हैं कि क्या इसके परिणाम निकले। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उसको उन्होंने छोड़ दिया था और उनका कहना था कि ये हत्यारे लोग क्या किसी को सम्मान देंगे। वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य शंकर राम नागर ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, जब ये हत्याकांड हो जाता है उसके बाद देश के अनेक स्थानों पर जो सत्याग्रही थे उन्होंने अहिंसा का मार्ग त्याग दिया। इसके चलते गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह को समाप्त करने की घोषणा भी कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसर-ए-हिंद का पदक भी लौटा दिया था। इस हत्याकांड के बाद एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी से बदला लेने की ठानी थी और उन्होंने 13 मार्च 1940 को जनरल माइकल ओडायर की हत्या की थी, जो जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। लेकिन आपको यहाँ पर यह बात याद रखनी है कि ऊधम सिंह ने जिस डायर को मारा था वो डायर नहीं था जिसने गोलियां चलवाई थी, बल्कि ये वो था जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। फिर बाद में दोस्तों ऊधम सिंह को फांसी भी दी जाती है और इन्होंने इंग्लैंड में ही जाकर के इसकी हत्या की थी, इस बात को भी आप नोट कर लें। दोस्तों, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है तब अंग्रेजों को चारों तरफ से इसका विरोध झेलना पड़ता है। ठीक है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती है और चारों तरफ से इसका विरोध होता है। फिर इसके बाद होता क्या है, इसकी जांच बिठाई जाती है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए तात्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया था, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हंटर कमीशन किससे संबंधित है, तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। 14 अक्टूबर 1919 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित किए गए इस आयोग का आधिकारिक नाम था डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, इस आयोग का मूल उद्देश्य था बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं उनके कारणों का पता करना और उनसे निपटने के उपाय समझाना। दोस्तों, हंटर आयोग में 3 भारतीय भी शामिल थे, जिसमें सर चिमनलाल, हरिलाल सीतलबाड़, पंडित जगत नारायण और साहेबजादा सुल्तान अहमद खान। तो ये 3 भारतीय भी हंटर आयोग में शामिल थे। दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है कि जो हंटर आयोग था इसने 1920 में अंग्रेजी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उसमें जनरल डायर के द्वारा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था उसकी निंदा तो की गई थी, लेकिन हुआ क्या था कि उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा नहीं की गई थी। यानी निंदा तो कर दी गई थी, निंदा तो सभी लोग कर रहे थे, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग नहीं की गई थी इस आयोग के द्वारा। दोस्तों, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच चल रही थी, इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम यानी इंडेमनिटी एक्ट भी पारित किया था। इस अधिनियम को व्हाइट वॉशिंग विल भी कहा जाता है। तो मोतीलाल नेहरू सहित अन्य नेताओं ने इस अधिनियम की कड़ी आलोचना की थी। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड की और भी कहानी है, उसको भी डिस्कस करेंगे आगे। तो अगर आपने अभी तक स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन। अगर आप इसी प्रकार से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप राजा गुप्ता सर का कोर्स ज्वाइन कर लें। तो कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जाकर के आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगर आप इस कोर्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है अर्जुन 300। इस कोर्स की वैलिडिटी है 2 वर्ष की और आपको याद रखना है कि अगर इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी आती है कोर्स खरीदने में तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, काफ़ी विरोध होता है, पूरी दुनिया में अंग्रेजों का विरोध होता है। इस पर कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या था, कांग्रेस क्या सोचती थी? तो दोस्तों, इस हत्याकांड की जांच करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने स्तर पर एक गैर सरकारी समिति गठित की थी। इसमें गांधी जी शामिल थे, मोतीलाल नेहरू और M.R. जयकर, C.R. दास और अब्बास तैयब जी, ये सभी इसमें शामिल किए गए थे। इन्होंने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक समिति गठित की थी। कांग्रेस ने डायर के कृत्य को अमानवीय कहा था और पंजाब में जो मार्शल कानून लागू किया गया था इसको भी तर्कसंगत नहीं माना था। तो दोस्तों, 2025 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो आप जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए लोगों के लिए जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को और ये कहाँ पर हुआ था? अमृतसर शहर में हुआ था, जो कि पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस SI दरोगा 2017 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में किसने गोलियां चलाई थी? तो जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हंटर कमेटी का गठन कब किया गया था? तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था 1919 में और 1920 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। दोस्तों, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो माइकल ओ डायर था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या की थी ऊधम सिंह ने। किसने की थी दोस्तों? ऊधम सिंह ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को क्यों त्याग दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। जनरल डायर ने इस्तीफा कब दिया था? तो जनरल डायर ने अपना इस्तीफा दिया था 1921 में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें और ये जो क्वेश्चन है उनको भी नोट कर लें। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आप ये बताइए 2025 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। ऐप पर दोस्तों अर्जुन GS फाउंडेशन बैच मिल जाएगा राजा गुप्ता सर का। इसके अलावा ई बुक वाले सेक्शन पर मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो मार्च की ई बुक को लॉन्च किया गया है, तो इसको प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 MCQs के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। ऐप पर अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें 2025 के करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स की जो ई बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा मात्र 199 रुपये में। तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं पैकेज 100, तो आपको ये मात्र 199 रुपये में पैकेज मिल जाएगा। 2024 का भी पैकेज मिलेगा मंथली करंट अफेयर्स का मात्र 199 रुपये में। तो उसके लिए भी आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जब आप हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर ई बुक वाले सेक्शन पर GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, इन सभी टॉपिक को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में कवर किया गया है। दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट के लिए टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे आपके हर एक एग्जाम के लिए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।